सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर कल का दिन भी और रात भी बहुत ही अंदोनाक वाक़यात से भरी हुई है, तो बस जैसा हाल हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल तमाम कल के दिन के अंदर जो ख़बरें थी वो वो मनफी थी और उनके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर हम आज कोशिश करेंगे कि बात करें। और ज़ाहिर है अभी ये दोनों चीज़ें जो हम बात करेंगे डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं सर, जो इंडिया में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आए। एयर इंडिया की परवाज़ AI-171 का क्रैश, वो हमने बहुत जल्द ही उसके जो विजुअल्स थे वो देखे। और अमूमन ऐसे होता है कि एयरक्राफ्ट के जो क्रैशेस होते हैं उनकी वीडियोस बड़ी देर बाद आती हैं, लेकिन ये क्योंकि ये एक बड़ी पॉपुलेटेड एरिया के पास क्रैश हुआ है तो इसकी तमाम वीडियोस हमारे पास आ गई। जिस वक्त ये इंडिया में वाक़या हो रहा था उसके कुछ ही देर बाद हमसे ये चीज़ हमें शेयर हुई, हमने देखी। तमाम जो लोग इसमें भी जान खो बैठे हैं उनके ख़ानदान वालों से ज़ाहिर है हमारी ज़ाहिर हमदर्दी है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि मामलात जो हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि इसके अंदर 242 पैसेंजर्स थे, जिसके अंदर 53 जो थे वो बरतानवी थे, क्योंकि ये गैटविक लंदन में जा रही थी फ़्लाइट। कुछ 7 पोर्चुगल के थे, कुछ कनाडा के थे, 11 बच्चे इस फ़्लाइट के अंदर मौजूद थे, क्रू था, सब थे। अब तक एक शख्स आइडेंटिफाई हुआ है जो इसमें से बचा है। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि कहते हैं उन्होंने मिड एयर छलांग मार दी वहाँ से, ये बातें अगेन चिमगोई हैं। नहीं, वो उनका आ गया, इंटरव्यू आ गया, तो वो उनको खुद नहीं पता कि वो कैसे बचे हैं, बस वो बच गए। बट ये चिमगोई हैं कि जी वो ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। और ज़ाहिर है इस किस्म के जो क्रैशेस होते हैं उनके अंदर जो क्रैश इटसेल्फ है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो फ्यूल की वजह से आग लगती है उसमें ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ होता है। अगेन लाइक आई सेड, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या, पिछली एक दिहाई का ये शायद सबसे बड़ा वाक़या। ये जो एयरक्राफ्ट थी ये बोइंग का 7878 था, जो कि एक ऐसा जहाज़ है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये उसका पहला क्रैश है। अब इसके बाद सवाल जवाब जो हैं वो शुरू हो गए कि जी ये कैसे क्रैश हो सकते हैं ऐसा जहाज़। कुछ लोग फ्लैप्स के ऊपर कह रहे हैं कि फ्लैप्स ओपन थे, फ्लैप्स क्लोज्ड होने चाहिए। मुख्तलिफ एविएशन एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इसके अंदर अपनी राय जो है वो दी है। उसके साथ साथ बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मुझे कल बिठा दें इस जहाज़ के ऊपर तो हम बैठ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा लोग इंडिकेट कर रहे हैं पायलट एरर की तरफ, लेकिन क्योंकि हतमी तौर पे इस चीज़ की कोई निशानदेही नहीं हुई तो इसलिए हम बिल्कुल भी इस किस्म की बात नहीं करेंगे। वेरियस चीज़ें जो हैं वो हो सकती है जिससे ये वाक़या पेश आया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वाक़या जो है, जैसे मैंने कहा कि एक हेविली पॉपुलेटेड एरिया एयरपोर्ट के पास उसके ऊपर क्रैश हुआ, तो जहाँ ये जहाज़ का जो टेल एंड है शायद गिरी है वो एक मेडिकल कॉलेज की डॉर्मेट्री थी जहाँ पे स्टूडेंट्स थे। और वहाँ से भी पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स की हलाकतें जो है वो भी वहाँ से उसकी रिपोर्ट आ रही है। ये सारा कुछ जो है सर, ये अगेन आपको पता है पाकिस्तान कोई इसके लिए अननोन या हम यूज़ टू नहीं कहा जा सकता नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि कराची वाला वाक़या जो है वो बड़ा फ्रेश है हमारे जहन में। वो हमारी बहुत बड़ी ट्रेजिक चीज़ थी और वो भी इसी किस्म का वाक़या था। आया वो एक लैंडिंग के टाइम पे हुआ था और उसके अंदर फिर आपकी, क्योंकि वो गिरा एक कमर्शियल एरिया पे था, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी ख़तरनाक होती हैं। अब अगेन उसके अंदर फिर रनवे की भी बात हो रही है कि एक अल्टरनेटिव रनवे का आसरा लेके ये जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था। बहुत ज़्यादा लोडेड था, फ्यूल से 9 घंटे की फ़्लाइट थी। ये सब चीज़ें जो हैं ये मंजर आम पे इनका हतमी जो एक फ़ैसला है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, इसलिए हम उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन हम ज़रूर इस चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे कि इसके असरात जो हैं, जो विक्टिम्स कह रहा हूँ, जो लोग अपनी जान खो बैठे वो और उनके ख़ानदान पे क्या होंगे, उसको डील कैसे करना चाहिए, वो बात जो है ज़ेर बहस आज है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जब जहाज़ गिरता है ना तो वो ज़्यादा बड़ी ख़बर बनता है, लोग उससे ज़्यादा मुतासर होते हैं अनलाइक अदर एक्सीडेंट्स, और उसकी एक वजह है और बड़ी अनफॉर्चुनेट सी वजह है। लेकिन ये देखें ना कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में
आबादी का तनासुब जो भी हो, लेकिन परसेंटेज आप निकालेंगे तो 0.5% लोग हैं जो कि जहाज़ का सफ़र अफोर्ड करते हैं। सो ये वो लोग हैं जो कि मईशत का पहिया चलाते हैं। सो जब ये अपनी जान खो बैठते हैं तो उससे एक ख़ास किस्म का फ़ियर डेवलप होता है अमीरों में, गरीबों में यकसां, कि अगर इनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस पे एक और चीज़ ये भी सोच रहा हूँ कि ज़ाहिर है एक्सीडेंट्स में जान जाती है, हमेशा से जा रही है जब से ये दुनिया बनी है, लेकिन 1913 में जब होते थे या 1964 में जब होते थे या आज 2025 में जब हो रहे हैं, तो जिनके तो लव्ड वंस चले जाते हैं उनका तो दर्द एक जैसा ही है। मतलब आप उसमें ये बात कर सकते हैं कि जी सोशल मीडिया की वजह से या अब स्मार्टफोन्स की वजह से हुआ ये है कि जिसका कोई एक शख्स चला गया है लव्ड वन, तो वो उसके शायद अब तो लोग अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करने से घबराते हैं कि जी मेरे वालिद साहब के वॉइस नोट्स थे उसके अंदर, या अब हर थोड़े दिन बाद कोई फेसबुक या गूगल फ़ोटोज़ मेमोरी दिखा देता है आपको, तो वो आपको फिर से एक पैंग होता है। लेकिन इसके लिए तो किसी एक्सीडेंट की ज़रूरत नहीं है, तो किसी का भी कोई शख्स नेचुरल डेथ भी हुई है तो वो इसी गम में से गुजरता है। जो एक फ़र्क पड़ा है मेरे ख्याल में बहुत बड़ा, वो ये है कि अदर्स जो लोग इसमें जिनके कोई जानने वाले नहीं थे, जो जान से गए, उनके ऊपर इम्पैक्ट कैसे होता है। पहले एक ख़बर आती थी, इनिशियल शॉक लगता था, उसके बाद एक फ़ियर होता था कि यार ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, और फिर सैडनेस थोड़ी सी किक इन करती थी, और वो जो सैडनेस थी वो हर दफ़ा आती थी रिमाइंडर के साथ कि कभी अगर कोई ख़बर चल गई है उसकी तो आ जाती थी, या फिर अगर किसी की आपको उन लोगों में से पर्सनल स्टोरी पता लगी है तो फिर आप फील करते थे उनके लिए। अब हो ये रहा है कि स्मार्टफोन्स की वजह से जो भी लोग एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं उनकी एक्सीडेंट से 10 मिनट 15 मिनट पहले तक की सेल्फीज़, वीडियोज़ मंजर आम पे आ रही होती हैं। फिर लोग, उनके दोस्त रिश्तेदार जो हैं, वो उनकी पूरी लाइफ स्टोरी, उनकी एस्पिरेशंस, उनके ड्रीम्स, वो आगे क्या करने जा रहे थे, एक ट्वीट में लिख देते हैं। सो अब वो जो कनेक्शन है ना, वो इतना हाइटेंड हो गया है, हर एक को लगता है, पढ़ने वाले को, देखने वाले को, कि यार मैं तो इस शख्स को जानता हूँ जिसके साथ ये हुआ है। तो वो जो अब आपके अंदर दूसरों का एक दर्द समा रहा है, वो समझ नहीं आ रही कि वो एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है। ज़ाहिर है इंसानी तकाजा तो यही है कि आप दूसरे का दर्द महसूस कर सको, लेकिन बहरहाल एक इंसान की भी एक जो है वो मतलब कैपेसिटी है दर्द महसूस करने की। वो ठीक है कि आपने दूसरे के लिए फ़ील करना है, लेकिन अगर आप इतने डिकैपिटेटेड हो गए हो एक ख़बर सुन के कि आपसे अपनी जो फ़राइज़ हैं वो नहीं निभाए जा रहे, आपके ज़ाहिर है फ़राइज़ हैं, आपने नौकरी पे जाना है, बीवी बच्चों का ख्याल करना है, तो अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो फिर अगेन ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, इस तरह का कनेक्शन जो अब बन गया है लोगों का आपस में। बिल्कुल सर, देखें ये इसके अंदर एक और बड़ी पर्टिनेंट बात है कि जो हमें अब तस्वीरें शेयर हो रही हैं कि ये एक फ़्लाइट थी जो लंदन जा रही थी, और महीना है जून जुलाई, ये छुट्टियों का होता है एक महीना जिसके अंदर अगर वलायत बरतानवी छुट्टी जिसे कहते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, लोग बड़े, और कोई सस्ता अमल भी नहीं होता, ज़ाहिर है लोगों ने जाना होता है, बड़ी एक चीज़ होती है। और इसके अंदर एक ऐसी तस्वीर जो आज हम सब ने देखी जिसके अंदर एक फ़ैमिली की सेल्फ़ी थी जहाज़ के अंदर, उनके बच्चे और वो खुद थे, और वो भी अपनी जान को बैठे इसके अंदर, और ज़ाहिर है उसके ऊपर दिल जो है वो, इसके ऊपर बातें नहीं है जो बंदा कर सकता है। वो तो छुट्टी की प्लानिंग कर रहे थे, मतलब इस पॉइंट इज़ के बहुत लोग कारोबार के लिए जाते हैं, किसी और जाते हैं, नॉट टेकिंग एनी थिंग अवे फ्राम एनी थिंग, बट जब बच्चों का एलिमेंट किसी भी खबर में इन्वॉल्व हो जाता है तो सारी दुनिया जो है, दुनिया के अंदर सारे तमाम लोग जो इस खबर को पढ़ते हैं उनके इमोशंस जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं। और इसके अंदर हमने ये भी देखा कि हमारी साइड से अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इस किस्म की भी कमेंट्स किए सोशल मीडिया पे कि ये हुआ है तो ठीक है, ऐसा है, उन्होंने भी तो हमारी बारी ऐसे किया था। उन लोगों को तो मतलब बिल्कुल आप कुछ साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी चाहिए ऐसे लोगों की कि आप कैसे ऐसी बयानबाजी कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा सर, जो आपने बात की कि अब ये इन्फॉर्मेशन जो है जो आपको मिल जाती है जिसके अंदर एक उसकी टियर ही चेंज हो गई है, उसकी बनावट ही चेंज हो गई है कि इन्फॉर्मेशन इतनी क्विक है। तो मैं जैसे आपको पता है मेरी एक आदत है कि मैं हर खबर जो है उसको एक अखबारी नुक्ते से देखता हूँ। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या तब होता सन 98 में या 96 में या 95 में, जब अखबारी दौर था पाकिस्तान के अंदर, जब चैनल्स नहीं थे, तो उसमें इस किस्म की खबर जो थी वो डाइजेस्टेबल शायद ज़्यादा इस हद तक थी कि आपको अगले दिन पता चलता है कि आपने एक चीज़ हुई है, उस इलाके के लोगों को तो पता है, लेकिन आवाम को उस चीज़ की आगाही जो है वो अगले दिन पता चलती है। अखबारी एक दुनिया थी।
ज़ाहिर है उसके बाद 2001-2 में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है उसका एक बूम आया और बहुत सारे चैनल्स आए और उसके बाद ये सिचुएशन चेंज हो गई और लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ वो आ गई कि जी हमें हर वक्त इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, जो कि एक लिहाज से अच्छी चीज़ है। लेकिन पीछे से आ रहा था सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया जब फटा और सोशल मीडिया के अंदर ये एलिमेंट ख़त्म हो गया कि जी आप छोड़ दें आर बाय आर, या जैसे यहाँ पे होता है एवरी 3 आवर्स आपको ख़बर मिलेगी मिनट बाय मिनट। तो मिनट बाय मिनट की जब आदत हो तो उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाता है ऑफ फेक न्यूज़, जिसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। मैं फेक न्यूज़ का इसको वो टाइटल नहीं दूंगा। ये है इम्प्रॉपर सोर्सिंग ऑफ न्यूज़। इसका असल नया जो लफ्ज़ है वो ये इम्प्रॉपर सोर्सिंग। फेक न्यूज़ तो है, वो एक इस्टेब्लिश चीज़ है, लेकिन असल ख़बर जो है, जो असल इदारे जो सोर्स करते हैं, जहाँ से जिनके रिपोर्टर्स ऑन फील्ड हैं, जिनके पास दकियानूसी एक अप्रोच है, जिसकी जी खबर तब देनी है जब सच हो, उनसे अट्रैक्ट जो लोग होते हैं वो बेहतर सोर्स कर सकते हैं खबरें। हम सोर्सिंग भूल चुके हैं सर। हम इस किस्म के वाक़यों के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है हमने जैसे शुरू में कहा कि इस वाक़े के ऊपर तो तमाम तफसीलात हम जो इस वक्त तक है वो दे सकते हैं, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर स्केल किसी शख्स जिनका अपना अजीज़ कोई इस वाक़े में जाँ बहक हुआ है, आप उस लिहाज से सोचें कि आप वो अभी तरस रहे हैं कि जी हमें पता चले ये कैसे हो गया कि एक एयरलाइन एक टेक ऑफ करते ही गिर गई, कैसे हुआ। देर आर 300 थीरीज, 400 लोग आपको बता रहे हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और वो शख्स सारा कुछ ही कंज्यूम कर रहा है। तो जो प्रोसेस ऑफ ग्रीफ है वो कितनी बैक सीट ले जाता है फिर इसके अंदर। वो आप मतलब जो प्रोसेस आपका शुरू होना चाहिए ग्रीफ का, कि और तो कुछ आप नहीं कर सकते, आप ग्रीफ कर सकते हैं, वो इतनी बैक सीट ले लेते हैं बिकॉज मीडिया इतना क्लटर हो चुका है फेक न्यूज़ और अनसोर्स्ड अनसब्सटेंशिएटेड खबरों से, कि एक शख्स का वो प्रोसेस जो है वो शुरू ही नहीं हो सकता जब तक ये सारी चीज़ें जो हैं साइड पे ना हो। बिल्कुल, इसकी मैं आपको बहुत रीसेंट मिसाल दे देता हूँ कि हमारी कराची के बाप बेटा थे जो कि वो टाइटैनिक जब सबमरीन में देखने गए तो उसमें वो गुम गए। उसके बाद पता लगा कि 2 दिन बाद पता लगा कि वो सबमरीन फट गई है। अच्छा, वो और उसके भी 2 दिन बाद पता लगा कि वो इट हैपेंड विद इन सेकेंड्स, और उनको वो शायद फील भी कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन तब आपकी मेरी तमाम लोग जिनको पता था, हालांकि हमारा उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, हमारी जान हलक में आई हुई थी, और हम ये सोच रहे थे क्योंकि जो इस किस्म की थेरीज आ रही थी कि जी वो तो गुम गए हैं और इस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे, और इस वक्त उनका जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो गया होगा, और वो इवेंचुअली जब 5 दिन बाद ये पता लगा कि यार इट वाज पेनलेस डेथ, तो आपको और मुझे सुकून आया। तो अब सोचें कि उनकी माँ, उनकी बीवी, उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फेक न्यूज़ जो टाइटल हम हर चीज़ को दे देते हैं ये गलत है। मतलब देखिए, खुदा न खास्ता हमारे शो से एक गलत खबर अगर चली जाती है तो उसको आप लेबल कर सकते हैं फेक न्यूज़, क्योंकि कम से कम एक चैनल था, कम से कम 2 बंदे थे जो कि फेस जिनका नज़र आ रहा है, नीचे नाम लिखा आ रहा है, वो एक चीज़ कह रहे थे, गलत हो गई कोई बात नहीं, लेकिन वो फेक न्यूज़ है। आप देखिए, एक फॉरवर्डेड व्हाट्सएप आया है, पता ही नहीं कि वो लिखा किसने था, वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड है, तो वो तो फेक न्यूज़ नहीं है, वो तो सोर्सिंग गलत है। तीसरी चीज़ वो आपने तज़किरा किया उसका कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने जो उस तरह से दुख में शरीक नहीं हुए। एक तो ये कि अच्छी बात ये है कि वो लोग बहुत ही कम थे, और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान ने अगेन बहुत ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। हमारे तमाम डिग्नेटरीज़ ने फौरी तौर पर इज़हार अफसोस और उनके साथ दुआएं उनके लिए की, तो बहुत अच्छा पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है। बिल्कुल सर। और बाकी ये अगेन लाइक आई सेड, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। जो आपके बोइंग के नुमाइंदे हैं वो दे आर इन इंडिया, आई हैव हर्ड कि वो पहुंच गए हैं, वो फौरी तौर पे पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करने के लिए। दीगर जो इंटरनेशनल लोग जो हैं, जो इंडियन सॉइल पे अपनी जान को बैठे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वहाँ पे जो मौजूद हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं वो भी ऑब्वियसली डिप्लॉय होते हैं इस चीज़ में। बड़ा एक सर अमला फिर जो है ना इसके बाद चीज़ें करता है, जो कि असिस्ट करता है गवर्नमेंट को कि पता चल सके कि हुआ क्या आखिर। और अगेन उनकी इन्वेस्टिगेशंस ऑन गोइंग है, उसके ऊपर किसी किस्म का बयान जो है वो देना उनकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बगैर गैर जिम्मेदाराना है, और किसी किस्म के आप जैसे कि अंदाजे लगाना जो है वो मज़ीद गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि अफेक्ट हुए हुए लोग
लोग जो हैं वो 1, 2, 10 नहीं, वैसे तो 1, 2, 10 भी बहुत ज़्यादा है, इसमें बात हो रही है 241 लोगों की। 280 कर लें क्योंकि 40 लोग तो 40 लोग और जो बताया जा रहा है वहाँ पर हॉस्टल में 280 पीपल की बात हो रही है। वो 280 ख़ानदान हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि 280 को मल्टीप्लाई कर दें ख़ानदान से, उन सब से मुंसलिक है ये ख़बर, ये वाक़या। तो इसके अंदर ज़िम्मेदारी की अगर कभी भी पेशकश होनी थी तो वो अब होनी है। तो अब लेट्स सी क्या होता है। वैसे इंडियन मीडिया जो है उनसे क्योंकि रहा नहीं गया, वो अपने अपने अंदाजे जो हैं वो लगा रहे हैं और अपने अपने कनेक्शन जो हैं वो टर्की से लगा रहा है, कोई पाकिस्तान से लगा रहा है, पता नहीं किस दुनिया में वो रहते हैं और किस किस्म की वो खुराक सर लेते हैं जिससे उनको इस किस्म के ख्यालात उनके जहन में उजागर होते हैं। लेकिन हम जो हैं इस किस्म की कोई बात जो है उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, बट वहाँ पर हो रही हैं और ये गलत है। इट्स अनफेयर टू द पीपल जो इस वाक़े में अपनी जान को बैठी। बिल्कुल सर, अगर अर्नाब गोस्वामी जैसे शख्स को स्क्रीन मिली हुई है तो उससे बहुत सवालिया निशान उठते हैं, ना सिर्फ हुकूमत पर बल्कि अवाम पर भी। ये अवाम की जिम्मेदारी है कि उसको TRP देना बंद करें। अगर ये रॉट में अगेन ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर इंडियन हुकूमत का मसला होता है तो कोई बात ही नहीं थी कि वो तो बदल जाएगी 4 सालों बाद, नहीं तो 8 सालों बाद। ये रॉट डीपर है, ये अब अवाम तक चला गया है। ये बहुत अरसा लगेगा इसको ठीक करने में। बिल्कुल सर, और इस रॉट को ठीक करने का जैसे आपने फरमाया एक ही तरीका है कि जो TRP हंगरी किस्म की एक हो जाती है ना कि जी एडवर्टीजमेंट ड्रिवन कंटेंट जिसे कहते हैं कि जी इस चीज़ पे TRP आएगी तो इस चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं और ये एंगल देते हैं। एंगल सर जो है ना वो बनता है आपकी ख़बर से, आपकी सोर्सेज से, आपकी जिस अंदाज में आपने गुफ्तगू करना है और प्रेजेंट करना है अपने अवाम को, उससे बनता है। आपके एड्स जो हैं उसके अंदर जो है फैक्टर नहीं होने चाहिए। बस यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर हमने जैसे शुरू में कहा कि 2 ऐसे वाक़े पेश आए हैं जो अगेन मनफी एक हैं। उसके एक तो हमने डिस्कस कर लिया जो एयरक्राफ्ट है इंडिया का, उसके ऊपर जो अपडेट्स आएंगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ जो सर कल के रोज़ हुई है वो ये है कि इज़राइल ने ईरान के ऊपर एक हमला किया। 200 जंगी हथियारों का इज़राइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अटैक किया। उनकी जो यूरेनियम मैनेजमेंट साइट्स हैं, मिलिट्री साइट्स हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया, जिसके अंदर ईरान के जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह हैं उनके समेत जो उनके मुतअद्दिद कमांडर और 6 साइंसदान न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उसमें शहीद हुए हैं। अब उसके बाद से सर सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अपेरेंट हो गई हैं कि ये एक नया फ्रंट है, ये इज़राइल की तरफ से एक नई जंग जो है उसका ऐलान है। अब ईरान की हद तक जो उनकी जवाबी सारी हमें बातें पता चल रही हैं कि वो रिटेलिएट करेंगे। इस वक्त तक एक ये रिपोर्ट है कि 100 के लगभग ड्रोन्स जो हैं उन्होंने उनका हमला इज़राइल पे किया है। अगेन इसके ऊपर एक हतमी तौर पे बयान जो है कि उसका रिज़ल्ट क्या आया वो हमारे पास नहीं है। इज़राइल अलबत्ता कहता है कि जी हमने तमाम जो है उनको शूट डाउन किए हैं, लेकिन ज़ाहिर हम उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे फ़िलहाल। उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के बयानात ले लें, ख़ास तौर पे अमेरिका के, तो वो कहते हैं वो लाताल्लुकी का इसके अंदर भरपूर इज़हार कर रहे हैं कि जी हमारा कोई इसके अंदर रोल नहीं था। अलबत्ता हमने आपको इंडिकेटर्स दे दिए थे कि ये ऐसा होने लगा है, विच मीन्स कि दे न्यू। एक तो ये बात एक्सक्यूज़ मी, एक तो ये बात होगी, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि अटैक जो है उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं था। और ज़ाहिर है मिडल ईस्ट से जब अमेरिका ने अपने नॉन एसेंशियल स्टाफ को भी मूव किया तो एक मुतवक्के था कि ये चीज़ होगी। अब अमेरिका का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या है कि वो डी-एस्केलेशन की बात जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट भी की और उसके तहत वो यही कह रहे हैं कि जी हम डी-एस्केलेशन चाहते हैं और ईरान जो है वो जिस तरफ इस चीज़ को लेके जाने चाह रहा है वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, यकीनन ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन अगर से सिर्फ इज़राइल की बात कर लें तो आप थोड़ा इसके अंदर एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू लें, जिसके तहत अब इंटरनेशनली उनको एक आइसोलेट किया गया है। ग्लोबली ममालिक जो इनके साथ थे वो इनके साथ नहीं रहे। गाज़ा में जो जिस किस्म का जुल्म नेतन्याहू कर रहा है उसके बाद ये एक उनको एक स्ट्रेटजी सूझी कि जिसके अंदर हम जो है कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट कर लें और उन्होंने अपने अवाम को कहा है कि तैयार हो जाओ, ये पहला हमला था। आप अपने तरह आप हमने यहाँ पे बंकर्स जो हैं उनमें रहने की आदत डाल लें, अपने आप को ट्रेंचेस में रहना सीखें। आप हस्पताल हमने खड़े कर लिए क्योंकि अब होने लगी है जंग। अब इस किस्म का शख्स जो है
उसके बारे में क्या ही बंदा बात कर सकता है जो कि हेल बेंट है अपने एजेंडे के ऊपर कि हमने जंग मुसल्लत करनी है तमाम खित्ते में जो उनके इर्द गिर्द है। ज़ाहिर है ईरान जो है वो अब जवाब देगा। उसके आपने हेड ऑफ देयर मिलिट्री जो है उनके ऊपर अटैक किए, इंटेलिजेंस उनकी बहुत प्रॉपर थी, क्यों थी ये सवाल है एक। उसके अलावा सर कई चीज़ें जो हैं इसके अंदर अब ज़ेर बहस हैं और ईरान क्या अपना प्रॉपर जवाब जो है क्या देता है, कब देता है, ये ओनली टाइम विल टेल। बट लैंडस्केप चेंज हो गया है इस अटैक के बाद। जी यकीनन लैंडस्केप चेंज हो गया है। देखिए हम बड़े अरसे से कहते होते थे कि बुज़ुर्गों की कई बातें अब उनको ना रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, या किताबी कुछ विज़डम जिसको अब रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। अब कहाँ होती हैं जंगें, ये आज से कुछ अरसे पहले तक हम सब इस तरह की बातें करते थे। ज़ाहिर है इसमें कोई देखने वाला पॉइंट आउट कर सकता है कि नहीं जी, मतलब पिछले 20-25 सालों में 6 जंगें हुई हैं, लेकिन वो था कोई एक बहुत ज़्यादा ताकतवर किसी एक बहुत कमज़ोर को सप्रेस कर रहा था। एकदम से ये जो मामलात बने हैं, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, अब वो एक उस बहस को छोड़ दें कि कौन ज़्यादा मिलिटरीली ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, ये दोनों टॉप 6 आर्मीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। अच्छा अब ये इसराइल ईरान अगेन ज़्यादा ताकतवर कौन है इसको आप छोड़ दें, ईरान कोई बहुत कमज़ोर मुल्क नहीं है मिलिटरीली। यहाँ तक कि यूक्रेन रशिया भी अगर आप देख लें तो यूक्रेन जो है वो इतना वीक साबित नहीं हुआ। सो अब क्या मामलात वापस उस तरफ जंगों की तरफ जा रहे हैं जिसमें फिर बहुत बड़े लेवल पर इंसानी जानें ज़ाया होंगी। जिस तरह से हम बात करते थे कि अब तो जी पॉपुलेशन बढ़ेगी क्योंकि अब तो जंगें ही नहीं होती, तो क्या जंगें वापस ट्रेंड में आ गई हैं? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 चीज़ ये कि इस ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है वो तो इंसानी जान है कि उसका नुकसान सबसे बड़ा है। लेकिन लैंडस्केप की जो आपने बात की ना, पूरी दुनिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप भी बदलेगा। अभी आप सिर्फ अगर पाकिस्तान की ही बात कर लें तो ये अटैक के बाद से 11% रेट इंटरनेशनल मार्केट में तेल का ऊपर चला गया। अच्छा 11% तो चलें क्योंकि वैसे ही बहुत नीचे आया हुआ था तो सस्टेनेबल है, लेकिन अगर इसके बाद जाहिर है देखना है कि सऊदी अरब और रशिया क्या फ़ैसले करेंगे, क्या वो पेट्रोल पे अपनी जो है पॉलिसी होगी उनकी। बट अगर ये ज़्यादा ऊपर जाता है तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट जो हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि टारगेट ये था कि उसको सिंगल डिजिट में लेके आना है, वो हम नहीं ला सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तेल है। तो अगर हम, क्योंकि वो तेल इंटरनेशनल मार्केट में इतना नीचे जा रहा था कि हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे आएगा तो लोग बैंकों से, प्रॉपर्टीज़ से, हर स्टैगनेंट चीज़ से पैसा निकालेंगे और इंडस्ट्री में डालेंगे, लोग बोरोइंग करेंगे बैंक से और इंडस्ट्री चलेगी, इकॉनमी का पहिया चलेगा। अगर खुदा ना खास्ता तेल की वजह से हम उसको मेंटेन ना कर सके या वापस इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना शुरू हो गया तो फिर यही होगा कि लोग अपने कारोबार में से निकाल के पैसा तो बैंक में डाल देंगे। सो ये पाकिस्तान है जो इससे असरअंदाज होगा। इसके अलावा जो पूरी दुनिया वो भी असरअंदाज होगी। और जाहिर है इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये दूसरे नंबर पे या शायद तीसरे नंबर पे बड़ा मसला है इकॉनमी। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि जंग के नतीजे में इंसानी जानें जाएंगी। और आपकी एक बात है जो मैं दोहराता हूँ कई दफ़ा कि नेतन्याहू को हमें तो छोड़ ही दें कि हम उसको क्या कहते हैं, उसके अपने मुल्क के लोग 6 दफ़ा पूछ चुके हैं कि भाई आपकी एंड गेम है क्या, किधर लेके जाना मामला। नहीं सर, देयर इज़ नो एंड गेम इन साइट। एंड गेम तो छोड़े, उन्होंने तो एक नई जो कहानी है वो डाल ली है कि जी हम हर जगह जंग करेंगे। सर दूसरे एक, मैं सॉरी अगवा काट रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ हकीकत तो अब ज़ाहिरा वक्त के साथ पता लगेगी। जिस तरह से आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि जी हमने उनको इंदिए दिए थे लेकिन हमें नहीं पता था कि ये होने जा रहा है और हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रेस स्टेटमेंट इसराइल की आई है, उन्होंने तो कहा है कि जी हमने तो सारे वो सबूत इनरिचमेंट के, यूरेनियम के दिए हैं अमेरिका को और अमेरिका को बता के अटैक किए। अब जाहिर है इनमें से कोई एक ही ठीक कह रहा है, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया अगेन मतलब मैंने तो जब से होश संभाला है मैंने वॉर ऑन टेरर देखी है, बल्कि देखी क्या है, मैं तो पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं तो उसमें से गुजरा हूँ।
जो इस वक्त पूरी दुनिया जिस तरह से एक्ट कर रही है, ये मैंने ना सिर्फ देखी नहीं बल्कि मैंने तो ये सुनी भी नहीं। सर बिल्कुल एक अनचार्टेड टेरिटरी है जिसमें हम दाखिल हो गए हैं। आपने उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स जिनके ऊपर अटैक किया उनका जिक्र किया, तो उसमें अभी तक जो इस मुतलका चीज़ का वॉचडॉग है जो देखता है कि यूरेनियम न्यूक्लियर एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी जो है वो हवा में कितनी है, तो जहाँ जहाँ अटैक हुआ इस वक्त तक ये रिपोर्ट है कि वहाँ पे नॉर्मल लेवल्स हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ उन्होंने जगह हिट की वो बड़ी ख़तरनाक मामला पेश आ सकते थे कि जहाँ न्यूक्लियर आप इनरिच कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अलग बात। जहाँ यूरेनियम पड़ा हुआ है वहाँ पे अटैक करने के बाद रेडियो एक्टिविटी जो है वो आसमान में जा सकती है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वो तो उधर हो गई ना। बात ये है कि वो बम, मसला तो ये था कि अमेरिका या इसराइल या सारे वो कहते हैं कि जी बम नहीं बनाना। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उनके पास बिजली घर बनाने के लिए तो इजाजत है ना, वो उससे बिजली तो बना सकते हैं, न्यूक्लियर वो कर सकते हैं। मुझे सर इनफैक्ट एक याद आ गया उस तरह से, एक ज़ियाउल हक साहब का इंटरव्यू जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट कर रहे हैं, जिसमें यही बात हो रही थी कि जी आप सिविलियंस के लिए बना लें, नॉन प्रिविलेशन जो आपकी ट्रीटी है वो साइन कर लें। तो उसको वो देखने वाला इंटरव्यू हमारे वो यूट्यूब पे पड़ा है, मौजूद है। उसके ऊपर मुझे बातें जो है ना वो आज बैठ रही हैं, वो आज फिट हो रही हैं। सर ये वैसे मैं आपको देखें कि यही अमेरिका था, यही इसराइल था, हर तरह का प्रेशर यही इसी तरह था। लेकिन आज वाकई खिराज तहसीन पेश करने को दिल करता है कि पाकिस्तान ने इन सब प्रेशर्स के बावजूद एटम बम बना लिया। और वो जो आप बात करते हैं अक्सर कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी की, जो कि हमें इकॉनमी में नज़र नहीं आती, एटम बम एक ऐसी चीज़ थी कि पीपल्स पार्टी से लेकर ज़ियाउल हक से लेकर नवाज शरीफ तक सब ने कंटिन्यू रखा। बिल्कुल। और वही वजह है जिसकी बेसिस पे अगेन ये तमाम वॉरहेड्स जो हैं ये कोई इस नीयत से नहीं बनाता जी कहते हैं जी कि हम तो हमने चलाने हैं इसलिए हमने बनाया कि हम चलाने हैं। ये एक डिटरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। बट सर ये अगेन ये बहुत वास्ट चीज़ें हैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर हमने अभी खैर से अभी काफ़ी अपडेट्स जो हैं वो आएंगी, इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। अभी हमने जाना है ब्रेक के ऊपर। स्टिक विद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमने कुछ सर ज़रा हम डोमेस्टिक खबरें भी डिस्कस कर लें। वैसे तो ये पिछले जो 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी वजह से हमें जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी खबर है उसको डिस्कस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो जाहिर है हम आने वाले दिनों में उसको कवर कर लेंगे। तो सर हमारा बजट आया आज से 1-2 दिन पहले और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी एरियाज़ को कवर कर लें एक ब्रॉडर सेंस में, और उनकी जो फिर ख़ास नुक्ते हैं उनके अंदर उनके ऊपर हम शायद फिर कल एक गुफ्तगू कर लेंगे। तो सर बेसिकली इस बजट को एक सर टाइटल दिया गया है कि ये रिलीफ नहीं तकलीफ़ वाला बजट है। एलिटिस्ट बजट का इसको टाइटल दिया गया है। इसको कहा गया है कि ये हुकूमती एहलकार जो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनके लिए बजट बनाया गया है। बहुत तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, मंजर आम पे हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके अलावा इसके बजट पेश करने के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर सहाफ़ियों का एक वॉकआउट भी हमें नज़र आया। उस वॉकआउट की वजह ये हुई कि FBR अमूमन एक हमेशा रादर एक ब्रीफिंग दे देती है सहाफ़ियों को जिसके ऊपर वो अपने फिर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो इस दफ़ा नहीं हुई। वो चूँकि नहीं हुई तो उसके बाद सहाफ़ियों ने वॉकआउट कर दिया जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस कमरे से। और उसके बाद जो FBR के चेयरमैन हैं और तारर साहब जो हैं वो औरंगज़ेब साहब के साथ आके बैठे और उन्होंने इजाज़त मांगी कि जी हमने बाहर जाना है सहाफ़ियों के पास। तो उस पर औरंगज़ेब साहब जो है वो नाराज़ भी नज़र आए हमें, और उन्होंने तारर साहब को कहा कि इसके मैं बाद में इसके ऊपर आपसे बात करूँगा, लेकिन उन्होंने फिर इजाज़त दे दी। फिर सहाफ़ियों के पास गए और उनको बनाया। सो एक बिल्कुल रोलर कोस्टर किस्म की चीज़ें हुई जिसके अंदर हम सेक्टर सर मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर हम रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं जिसमें यस रिलीफ दिया है। आपकी FED जो है और ट्रांसफ़र के ऊपर जो टैक्सेस वो कम किए हैं। गाड़ियों के अंदर GST बढ़ाया है। अभी तक जो वो बात हो रही थी इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर उसके ऊपर कोई स्केड्यूल नहीं आया। वो एज इट स्टैंड करता है। वो अब देखना पड़ेगा कब आता है। आप उसके ऊपर आप ज़रात की हद तक बात कर लें तो उसके अंदर रिलीफ कोई नहीं दिया। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात हुई कि खाद और एटसेट्रा दीगर चीज़ों की प्राइस हम नहीं बढ़ाएंगे इस साल। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात की कि सब मसले वो हल कर देगा। सो बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें इसके अंदर। सर एक एक करके बात कर लेते हैं।
हाँ जी सर, देखिए मैं तो अब बड़ा जो है ना तकलीफ़ में आ जाता हूँ बजट के ऊपर बात करते हुए, क्योंकि अब मुझे ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज लगती है। हर साल बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े टारगेट रख लिए जाते हैं, कभी भी कोई टारगेट अचीव नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि अगर बाकी दुनिया हम पे मेहरबान हो तो हमें रिलीफ मिल जाता है, और बाकी दुनिया मेहरबान ना हो तो थोड़ा सा हमारा स्क्रू टाइट हो जाता है, लेकिन हमें अबव वाटर रखा जाता है। बाकी सबसे बड़ा मसला इसमें तनख्वाहदार तबके का था। उनको जो है वो 2-2.5% रिलीफ मिला है, लेकिन उनको यहाँ से रिलीफ दे के किसी और जगह से वापस ले लिया गया है, क्योंकि पेट्रोल लेवी में इजाफा कर दिया गया है, कई चीज़ों पे सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है, कार्बन लेवी लगा दी गई है, कार्बन लेवी लगा दी गई है, फिर उसमें जो आपके अपने ही ATM से कैश निकलवाने पे टैक्स लग गया है। सो आप देखें ना कि एक बंदा जो है जो कि एट सोर्स टैक्स कटवा देता है अपना, वो फिर जाके अपने ही पैसे निकलवाने पे भी उस पर टैक्स है, उसको दूध लेने पे भी टैक्स है, उसको गाड़ी लेने पे भी टैक्स है। सो अगेन रिलीफ तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या दिया है। सबसे बड़ा रिलीफ होना था अगर सरकार अपने पैसे कम कर देती, अपने खर्चे कम कर देती। प्राइम मिनिस्टर हाउस का ख़र्चा भी बढ़ गया है और दीगर मिनिस्ट्रियों का ख़र्चा भी कम होने के बजाय बढ़ गया है, और इनकी जो तनख्वाहें हैं हमारे मेंबर अरकान की, वो भी 10% बढ़ गई हैं, जिससे मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं तो कहता हूँ कि 20% बढ़ाएं, लेकिन बल्दियाती निज़ाम लेके आएँ, और जो आपका तरक्याती फ़ंड है वो MNA MPs के बजाय बल्दियात में दें। आप कभी इनसे पूछें तो ये कहेंगे नहीं जी 25% भी हमें कबूल नहीं है तनख्वाह में इजाफा, हमने तरक्याती फ़ंड नहीं छोड़ना। सो बुनियादी बात ये है कि इसमें कोई शक ही नहीं कि ये एलीट के लिए बजट है, और ये चलता रहेगा ऐसे ही मामला जब तक खुदा ना खास्ता जो ट्रक ये चल रहा है, ये दीवार सामने नहीं आ जाती। हमेशा ऐसे ही होता है कि एक वो लूप है, हम अपनी जो है वो फिस्कल ज़िम्मेदारियाँ जो है बिल्कुल तब जाके पूरी करना शुरू करते हैं जब इन्फ्लेशन जो है 30% से ऊपर चली जाती है। उसके बाद उसको बड़ी मुश्किल से बांध कर सिंगल डिजिट में या 4-5% के करीब लाया जाता है। ये भी आपने पिछले 3-4 साल तो आपकी मेमोरी में ताज़ा है ना। अब ये आ गया है जब 4.5% पे, तो अब फिर अय्याशियाँ होंगी, फिर ये बम फटेगा एक दिन के पता लगेगा आपको कि 30% 35% इन्फ्लेशन हो गई है। फिर उसके बाद हम वही करेंगे जो हमने अभी 4 साल पहले किया था। तो मैं तो सर इस लूप में हूँ, मतलब, और आप 77 साल में तो छोड़ ही दें कि क्या कुछ हुआ होगा। ये तो हमारी जो शऊरी ज़िंदगी है, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ कि सन 2000 से आपने और मुझे थोड़ी बहुत अपने सराउंडिंग्स की समझ आनी शुरू हो गई थी, कोई अपने थोड़ी सी न्यूज़ फॉलो करनी शुरू कर दी थी, तो उसमें कितनी दफ़ा यही फेजेस आ चुके हैं कि जी बाहर से आजकल डॉलर आ रहा है, आजकल जी बाहर से डॉलर नहीं आ रहा, आजकल जी हमने वो अफगान ट्रांजिट खोला हुआ है, आजकल जी हमने अफगान ट्रांजिट बंद किया। बिल्कुल, मतलब स्क्रिप्ट भी नहीं बदलता। मैं तो अब यकीन करें थक गया हूँ सर। बिल्कुल ऐसे ही है। अगेन ये बजट जो है इसके अंदर हमें लग रहा था, और गलत थे हम, कि हमने सोचा था कि जी किसी किस्म का इकदाम लिया जाएगा जिसके अंदर सैलरीड क्लास को बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। अब वो नहीं कर पाएगी। अगेन कहाँ से दें, अगेन और मामलात जो हैं वो मंजर आम पे। लेकिन सर इसके ऊपर एक और इस बजट को टिंज दी गई, एक फ्लेवर दिया गया कि आप डिजिटाइज़ करें इकॉनमी को। बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में लो हैंगिंग फ्रूट है, आप कर सकते हैं। आप बैंकों को कहें लोगों के अकाउंट खोलें, बैंकों को कहें डेबिट कार्ड दें, ऐप्स दें। मसला ये उन्होंने कहा नॉन फाइनल अकाउंट ही नहीं खोल सकता। अब मतलब एक तरफ आप डिजिटाइज़ कर रहे हैं इकॉनमी, तो अकाउंट जिसका नहीं होगा तो उसको कैसे डिजिटाइज़ करेंगे? वो शख्स तो कैश पे, कैश को आप बंद करना चाहते हैं, कैश मना करना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं कैश मना होगा। आप एक पॉलिसी बना दें जी कि आप बैंक में एक हेल्पलाइन बनाएं, हुकूमती हेल्पलाइन, कि जी मैं फलाने बैंक की ब्रांच में गया, उन्होंने मेरा अकाउंट नहीं खोला, ID कार्ड भी है, जिंदा भी हूँ मैं, बस पल्स होनी चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए आपका, सही ID कार्ड क्रेडिटेड नादरा का, आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए। फिर उसके अंदर डालें कैश। बैंकों का मसला है सर, बैंकों को फिर टीमें अपस्केल करनी पड़ेंगी। बैंकों को फ्रॉड वाली टीमें अपनी जो भी मार्क करती हैं, ट्रांजैक्शंस फ्लैग करती हैं, वो उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। जाहिर है अब अगर आप किसी गारंटर के साथ एक बैंक अकाउंट खोलें, वो तो डरा हुआ इंसान है, वो तो वैसे को पैसे उसमें नहीं डालेगा। आप किसी शख्स ने अकाउंट खुलवाया, उसके पास कुछ अपने उसने सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं दिया हुआ, एकदम से 2 करोड़ रुपए आ गए, फ्लैग होना चाहिए। लेकिन मेहनत है ना सर। बिल्कुल, आप सबको बैंक अकाउंट खोलने दें, जिस दिन उसमें ज़्यादा पैसे आएंगे आप उसको पकड़ लें, उसको पूछ लें कि कहाँ से आए हैं, उसमें से आप टैक्स डिडक्ट कर लें। आप
पहला प्रोसेस ही नहीं होने दे रहे। आप कह रहे हैं बैंक अकाउंट बंद करो, और ये अब ये आपका ये जुमला है कि कितनी हैरत की बात है कि हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो करियर बैंकर हैं, और वो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट खोलने पे पाबंदी लगा दो। ये कितनी अजीब बात है। अच्छा, ये सारी पॉलिसियाँ जितनी अपनाई गई हैं ना, इनकी समझ ही नहीं आती। आपने बीच में प्रॉपर्टी का जिक्र किया था कि जी वो थोड़ा सा रिलीफ दिया है FED में, वो बायर को रिलीफ दे दिया है और सेलर की बढ़ा दी है। तो बात तो फिर वो ये मतलब जब ट्रांजैक्शन होगी तो एक बायर होगा तो एक सेलर भी तो होगा ना। ये बजट गेन, इस पे हम कल ज़रूर बहस करेंगे उसकी वजह कि सारे कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि शायद हमसे 12 सफ़े नहीं पढ़े गए। बुनियादी बात यह है कि इसको आप कोई भी सेक्टर निकाल के देखेंगे तो उसमें इतनी अजीबो गरीब चीज़ें लिखी हुई हैं कि उनकी समझ ही नहीं आ सकती, और उससे आपको यही नहीं पता चलता कि इससे इकोनॉमी का पहिया चलेगा कैसे। बिल्कुल सर। और अगेन हमें एक परसेप्शन जो है इस वक्त ये कि मामलात अब संभल गए हैं और मामलात ठीक हैं, सब कुछ ठीक हो गया। असल में सर कहानी ये है कि यहाँ पे बजट से पॉलिसी नहीं बननी चाहिए, पॉलिसी से बजट बनना चाहिए। Exactly. किसी भी सेक्टर की पॉलिसी वाजे नहीं है। रियल एस्टेट, सोलर पर टैक्स लगा दिया, क्यों जी? किधर गए वो ग्रीन इनिशिएटिव? HEVs, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, हाइब्रिड गाड़ियाँ, उनको महंगा कर दिए। दिस डायरेक्टली कोइंसाइड करता है आपकी, कॉन्ट्रडिक्ट करता है आपकी जो आपकी इन्वायरमेंट की अगर पॉलिसी है और जो आप चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को हम सपोर्ट करेंगे, तो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए तो आपको इन चीज़ों को सस्ता करना चाहिए था। सोलर भी सस्ता करें आप, उसके साथ गाड़ियाँ भी सस्ती करें, क्यों महंगी कर दी भाई? ये एक सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए। असल में एनर्जी मिक्स हमें नहीं पता कि क्या है। आज तक किसी मिनिस्टर ने हमें यही नहीं बताया कि पाकिस्तान जो है ना उसके एनर्जी मिक्स ऐसे होगा कि इतने % कोल होगा, इतने % ग्रीन होगा, इतने % तेल होगा। किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि कोई इसको पेपर पे ही नहीं लेके आया। जब तक ये नहीं होगा, जब तक पॉलिसी नहीं होगी, तो उसके बाद आप 9,000 करोड़ का चाहे कारखाना बंद कर दें बिजली का, चाहे आप सोलर सस्ते कर दें, महंगे कर दें, कुछ भी कर दें, इट विल नॉट मेक सेंस बिकॉज यू डोंट हैव अ पॉलिसी। अगेन सर बिल्कुल बात यही है कि बजट आते हैं, बजट चले जाते हैं। अब तो ये तो ऐसा बजट है जिसके ऊपर मिनी बजट की अभी से बात आना शुरू होगी। सब पे होती है वैसे, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल में आएगा और उसको भी हम केयरफुली देखेंगे। बट देन अगेन पॉलिसी जो है वो डिक्टेट करती है कि आपकी बजटरी पॉलिसी क्या है। आपकी पॉलिसी के बगैर अगर आप बजट बनाएंगे तो फिर ये चीज़ें होंगी। बहरहाल सर कल का दिन हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।